हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक छोटा सा टॉपिक अपन सीखने जा रहे हैं। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एन, ये जो नेगोशिएशन होता है, इसका वर्ड, ये वर्ड जो है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। अरे, एक बंदे से जब दूसरे बंदे के पास कुछ जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। और इसको ही थोड़ा ऐसे सोफिस्टिकेटेड लीगल भाषा में ना नेगोशिएशन बोला जाता है। क्लियर है? तो यार, यहां तक का कहानी तो ठीक है कि नेगोशिएशन होता क्या। मेरा मन में ये डाउट है कि इससे रिलेटेड क्या ही रूल है। देख, दो टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, पुराने वीडियोस में बोले ना, एक तो पेएबल टू द बेयरर, दूसरा पेएबल टू ऑर्डर, राइट। और क्या बोले थे, बेयरर तो हल्का फुल्का होता है ना। अरे, लास्ट वीडियो नहीं देखा तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। बेयरर तो हल्का फुल्का होता है, और ऑर्डर जो होता है वो ऐसे भारी भरकम होता है। मतलब बेयरर में अगर मेरे को किसी का गिरा हुआ डॉक्यूमेंट मिला, किसी का गिरा हुआ डॉक्यूमेंट जो बेयरर वाला है, हम उसको बैंक में ले जाके दिखाएंगे, हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वही डॉक्यूमेंट अगर ऑर्डर वाला है ना, तो जिसका नाम है या फिर वो ऑर्डर से जिसको बोले, पैसा सिर्फ उसको मिलेगा। तो क्या बोले हम, बेयरर हल्का फुल्का है, ऐसे मतलब चलता फिरता है, और ऑर्डर जो है वो भारी भरकम है ना, ऑर्डर ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब क्योंकि बेयरर ऐसे हल्का फुल्का है, वो खाली डिलीवर कर देंगे ना किसी और को, तो ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, बेयरर जो है, लेट मी शो यू होता क्या है। बेसिकली अगर हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट का बात करें, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को बेयरर इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, तो सिर्फ उसको हाथ में देना है ये जो डॉक्यूमेंट है, या मिस्टर ए जो है अपने हाथ से मिस्टर बी को दे देगा। हो गया ये नेगोशिएट, हो गया, ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर डन। बट यही अगर ऑर्डर है, तो ये जो है, ये जो प्रोसेस था ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिलीवर करना। अरे, ए बी को डिलीवर किया ना, तो डिलीवरी हो गया, राइट। बट अगर ये ऑर्डर वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, तो एक एक्स्ट्रा चीज लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे पता है? जिसको बोलेंगे एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो ए को अपना साइन करना पड़ेगा। अगर ये बेयरर है, हल्का फुल्का है, खाली डिलीवरी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये ऑर्डर वाला है ना, तो डिलीवरी ऐसे ही नहीं चलेगा, साइन करके करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। देखो, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन इन केस ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज बाय डिलीवरी, एंड मोड्स ऑफ नेगोशिएशन इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए दो चीज चाहिए, पहला इंडोर्समेंट, दूसरा डिलीवरी, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक्स। एक्स एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, एक्स एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और वाई को दिया। ट्रांसफर हुआ क्या? मानो हाँ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये ऑर्डर वाला है कि बेयरर वाला है, अरे कोई भी है, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो तब गेम समझ आएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट था, एक्स जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? वाई को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका ओनर अभी वाई है। फिर वाई ये सेम डॉक्यूमेंट दे दिया जेड को। नहीं, ध्यान से सुनना, वाई ना इसमें साइन वाइन किया और बोला कि जेड हम तुमको ये दे देंगे। वाई बोला फोन करके, जेड तेरे को दे देंगे, सुबह आ जाना ले जाना। रात में बात ये वाला वाई ये बात बोल के अपना बेड के बगल में जो ड्रॉर रखा था, उसमें ये वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डाला और सो गया। और अनफॉर्चुनेटली अगला दिन वो सुबह जगा ही नहीं, मतलब वाई डाइड। और इसका जो चेक था, जेड आया, जेड बोला कि वाई का छोटा बेटा, वाई क्या बोला, ए छोटा वाई यानी कि वाई का बेटा, तेरे पापा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखे हैं ड्रॉर में, हमको दे दो। क्या छोटा वाई यानी कि वाई का लीगल एयर ये डॉक्यूमेंट जेड को दे सकता है? लॉ बोलता है नो। देखो, सेम चीज हुआ इसमें। एक्स एक चेक बनाया 50,000 का, वाई को दिया, अरे वाई ओनर हो गया, ठीक है। फिर वाई जो है जेड को बोला हम तुमको दे देंगे, बट टेबल का ड्रॉर में रखा। क्या डिलीवरी किया? ए भाई, कुछ भी हो, हम क्या बोले, डिलीवरी तो जरूरी है। क्या डिलीवरी हुआ था? जवाब है नो, तो इंडोर्समेंट भी नहीं हुआ। जेड डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक। क्यों? क्योंकि नेगोशिएशन वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द चेक। डिलीवरी होना जरूरी है,
यहाँ पे ना एक्नॉलेजमेंट हुआ, मतलब ऐसे फोन करके बोल दिए कि हाँ 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 आके ले जाना। डिलीवरी कब होता है, जब उसको हाथ में पकड़ाता है। तो अब जो है इसका लीगल एयर वगैरह जो है नहीं दे सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल समझो। जैसे कि मानो ये ए है, ए का एसबीआई में अकाउंट है, तो हम बोलेंगे कि ए का बैंकर कौन, ए का बैंकर है एसबीआई। बी का बैंकर कौन, बी का बैंकर भी एसबीआई, दोनों का एसबीआई में अकाउंट है। तो ए फोन किया, बोला हाँ हेलो एसबीआई, तेरे पास बी का भी अकाउंट है ना, एसबीआई बोला हाँ है। तो बोला एक काम कर, मेरा अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल और वो बी का अकाउंट में डाल दे। मेरा अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल और वो बी का अकाउंट में डाल दे, हम तेरे को एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या यहाँ पर ट्रांसफर हुआ डॉक्यूमेंट? हाँ, अरे अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफर हुआ ना, पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गया ना, और डॉक्यूमेंट क्या है, पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहां पर भी माना जाएगा ट्रांसफर हो गया है, नेगोशिएटेड है, पास्ट टेंस हो चुका। लेकिन भैया ए तो कोई डॉक्यूमेंट बी को हाथ में नहीं दिया। अरे भाई देख, मेन केस ये नहीं है कि बी को हाथ में कागज मिले, मेन केस ये है कि बी को पैसा मिले। क्या बी को पैसा मिला? हाँ, ओके चलो डन है सीन। समझ रहा बात को? देख ए है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर था और वो बियरर वाला था, इसीलिए तो साइन वाइन नहीं लगा। अब ये जो है ए के बैंकर के पास था जो कि एसबीआई था, एंड यही एसबीआई इज एट द टाइम द बैंकर ऑफ बी, बी का भी बैंकर यही बंदा था। तो ये बोला कि बे बैंकर सुनो, ये जो है बी का अकाउंट में क्रेडिट कर दो इतना रुपया। बैंकर वैसा कर दिया। क्या माना जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएट हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, हाँ माना जाएगा। सिंपल, ओके। अच्छा मान दूसरा केस, ए जो है वो बी को देने गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बी वहां पे नहीं था, बी का एजेंट था सी, तो ए यही वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसका एजेंट को दे दिया। क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? जवाब है हाँ, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। अगर आप उस बंदे का एजेंट को देते हैं ना तो ट्रांसफर माना जाता है। समझ रहा है बात को? ये सब बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब के ऊपर सवाल बन सकता है। ओके, अच्छा ये है एक कहानी, बेसिकली ये सब कहानी का है सेक्शन 47 में। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस वाला बात बता, ए अगर बी को अनलॉफुल चेक दे रहा है, चोरी किया हुआ कोई चेक दे रहा है, फिर कुछ भी अनलॉफुल दे रहा है, क्या बी उसका ओनर माना जाएगा? नहीं। बी क्यों ओनर माना जाएगा? बेसिकली वो अनलॉफुल है ना। अगर अनलॉफुल मीन्स के द्वारा आप चेक देते हैं तो अब वो ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता है, अनलॉफुल है ना भाई, कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? अच्छा, अब इसका एक एक्सेप्शन सुनो, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, अरे तीनों क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर ये वाला पेपर हम तुमको हाथ में दिए हैं किसी कंडीशन के साथ कि मेरे अकाउंट से पैसा तुम तभी निकालना जब तुम्हारा माल मेरे को डिलीवर हो जाएगा, बेसिकली ये एक स्पेशल कंडीशन है ना, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा आप पैसा नहीं निकाल सकते। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जाता है किसी कंडीशन के साथ, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए भूल जाओ ब्रो कि तुम पैसा निकाल सकता है। समझ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल उठता है कि इस एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन, हम लोग क्या क्या कहानी सीख रहे हैं? हम लोग सबसे पहले सीखे कि अनलॉफुल है तो भूल जा भाई कि ट्रांसफर आंसर कर सकते हैं, चोरी का वहां ट्रांसफर होगा भाई। फिर दूसरा बात अपन सीखे, दो कहानी सीखे, एक तो एजेंट वाला और दूसरा कि मेरा बैंक को बोले कि उसका अकाउंट में पैसा डाल दो, इसके लिए दोनों बंदा का बैंकर एक होना चाहिए, राइट। अब तीसरा बात हम लोग सीखे कि अगर कोई स्पेशल कंडीशन अटैच्ड है तो जब तक वो कंडीशन वो इवेंट नहीं हो जाता है पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, नेगोशिएशन अलाउड नहीं है। लेकिन बोला कि मानो ए जो है वो बी को नेगोशिएबल एक्ट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो फॉर वैल्यू दे रहा है। फॉर वैल्यू का सिंपल मतलब है कि अगर हम बी को 1 लाख रुपया दे रहे हैं ना, तो बी मेरे को 1 लाख के बदले में उसका कुछ गुड्स या सर्विस दे रहा है, मतलब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज का। ठीक है, अगर आप उस व्यक्ति को किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं तो क्या ना कंडीशन लगाना है? कोई कंडीशन नहीं लगाना। हम लोग कंडीशन देखो फिर से बता रहे हैं, सिंपल सिंपल सा बात है। हम लोग सीखे पहला बात कि ये भाई सुन, अगर कंडीशन लगाना तो वो कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है, अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा ना तो भूल जाओ कि तुम नेगोशिएट इसको ट्रांसफर कर सकता है, पहला बात।
दूसरा बात बोला कि लेकिन अगर फॉर वैल्यू है, मतलब बदले में तुमको कुछ मिला था तो तुम पेमेंट किया है, तो कोई कंडीशन फंडीशन काम नहीं करता है, वो पेमेंट वैलिड माना जाएगा। और सही बात है ना भाई, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तुमसे कोई माल खरीद कर, तुमसे माल लिए, बदले में पैसा देना था, पैसा के बदले में हम एक डॉक्यूमेंट दे दिए, तो अब ये फॉर वैल्यू है ना, तुमको बदले में तुम हमको कुछ मिला है ना, फॉर वैल्यू है ना, तो इस केस में हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। इतना सा बात बोला। अब सवाल उठता है कि डिलीवरी जरूरी है क्या नेगोशिएशन में? अबे ए, डिलीवरी जरूरी है? कैसा सवाल पूछ रहा है? देखो, यहाँ दोनों केस में, चाहे ऑर्डर हो चाहे बियरर हो, डिलीवरी तो चाहिए ही। बिना डिलीवरी के नेगोशिएशन होता है क्या? ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा मान, एक बात बता, ये तुम है, ठीक है, हम तेरे सर के ऊपर गन लगा के, तेरे सर के ऊपर गन लगा के, ये नेगोशिएबल एक्ट जो है, ये हम है ए, तुमसे ट्रांसफर करा लिए, फिजिकल ट्रांसफर हो चुका है, डिलीवरी हो चुका है, क्या ये वैलिड है? नहीं भैया, क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये कैसे वैलिड होगा? यहाँ पे गन है ना। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये तुम अगर अपनी मर्जी से देगा, वॉलेंटरली देगा, तभी ये ट्रांसफर वैलिड होता है। तो कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे? वॉलेंटरली। और दूसरा, ओनरशिप पास होना चाहिए, मतलब पहले तो इस डॉक्यूमेंट का ओनर तुम था, अब हम हैं। ओके। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिलीवरी दो तरीके से होता है। पहला तो एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अरे एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकली एक बंदा के हाथ से दूसरे बंदे के हाथ में गया। अरे अपना केस में तेरे हाथ से मेरे हाथ में आया था ना फिजिकली, और वॉलेंटरली, मानो गन नहीं था, तुम अपना मर्जी से दिया, वॉलेंटरी है प्लस फिजिकली पास हुआ, मस्त रहो, कोई लोड नहीं है, डिलीवरी हो गया। एक और डिलीवरी होता है, बेसिकली मानो ए है, याद है बी के पास गया था, बी नहीं था तो उसका एजेंट को दिए। यहाँ पे ना इस ये जो डिलीवरी है, ये ओनर को नहीं हुआ, उसका एजेंट को या फिर उसका क्लर्क को या फिर उसका सर्वेंट को हुआ, तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोल रहे हैं, बात को गौर से समझो। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब फिजिकली उसका असली मालिक को दिए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब उसका एजेंट, उसका क्लर्क या उसका सर्वेंट को दिए, अलाउड है। ए भाई, क्या यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला है क्या? नहीं ना, कि तीन चीज, तीन वर्ड दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, नहीं तो डिलीवरी नहीं हुआ। कौन सा तीन वर्ड? एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट। अरे क्वेश्चन है जिसमें बोलता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा को देकर आ गए, अरे भाई उसका एजेंट है क्या? नहीं ना, तो फिर लॉ तीन वर्ड बोला ना, हम तीन वर्ड पे चलेंगे। ठीक है, ओके भैया, यहां तक तो क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला कि डिलीवरी खाली ऐसे ट्रांसफर करने के लिए जरूरी नहीं है, फालतू बात बोल रहा है, इसके ऊपर कोई ऐसा सवाल नहीं है। क्या बोल रहा है कि ए अगर बी को माल डॉक्यूमेंट दिया तो डिलीवरी चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं है। अब बी भी सी को देगा ना, तब भी इसका ट्रांसफर वैसे ही होगा। तो ये फालतू बात है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। मेन बात सुनो, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। एक बंदा है, ठीक है, वो मस्त इंडोर्समेंट किया, अरे इंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर किया है ना, लेकिन इससे पहले कि वो इंडोर्सी को मिलता, इंडोर्सी चल बसा, जब गेट खोला तो देखा कि वहां पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है और हम उसको देकर आ गए। क्या ये वैलिड ट्रांसफर है? लॉ बोलता है नहीं। थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि एजेंट को, क्लर्क को और सर्वेंट को देना अलाउड है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है। क्लियर? ओके। फिर ये भी ऐसे ही थोड़ा फालतू फालतू बात बोला, तुम लोगों को पता है, सुनते जाओ खाली, ठीक है, याद जो करना होगा हम बता देंगे, हाईलाइट कर देंगे। सबसे पहले, डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज, बेसिकली मानो दो बंदा है जो लोग एक दूसरे को जानता है, ठीक है, अरे मानो ए है, उसका अपना एजेंट है बी, और ये है हम। क्या हम बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं? हाँ, अगर वो एजेंट, क्लर्क या सर्वेंट है तो दे सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये लोग इमीडिएट रिलेशन में। बस ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ऊपर भी पढ़ाया, यहाँ पे अलग से दिखा दिया। तो एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन हिज बिहाफ, मतलब ए ऑथराइज करके रखा है बी को, परमिशन देके रखा है कि भाई कोई आएगा तो ले लेना। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं होता है, उसको देने से नहीं चलेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कि वो साइन करेगा तो चल सकता है। ठीक है, ओके। बट
A legal representative cannot complete the instrument if the instrument was executed by the deceased but could not be delivered because of his death. एक बंदा है, वही वाला केस, ड्रॉर में रख के मर गया, एक्स है, वाई को दिया, वाई ड्रॉर में रखा और मर गया। वाई जेड को फोन करके बोल दिया था कल आके ले जाना। अब जेड वाई का बेटा को बोल रहा है दे दो, दे सकता है, वाई का बेटा नहीं दे सकता। क्यों? अरे वो एजेंट नहीं है, क्लर्क नहीं है, सर्वेंट नहीं है। एक ही बात को अलग अलग भाषा में ये लोग रिपीट करके खाली बुक का पेज बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ अब एक टर्म होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तुमको बहुत बुरा लगता है कि इतना अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में कोर तरीके से नहीं डाला गया है, तो हमको भी ऊपर ऊपर टच करना पड़ेगा। बेसिकली होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो डेफिनेशन है वो मेजरली एक ही बात पे फोकस करता है कि अगर हमारे पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को मिला, अरे मानो हम तुम लोग को पढ़ाएं, तुम लोग बदले में मेरे को चेक वगैरह से पेमेंट किया, और मेरे को ये बिलीफ है, मेरे को ये भरोसा है कि ये सब सच है, मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओके ओके है, अरे मेरे को लग रहा सब सही है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? यहाँ पे बोला जाएगा ओके है। और हम कौन है? हम होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब भैया होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति ये मान ले, ये बिलीव कर ले कि उसके पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो सच्चा है, ओके ओके है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। उसको नहीं पता कि इस चोरी का है कि क्या चीज का है, बस इतना समझो। तो एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, बेसिकली यहां पर घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है कि अगर ये दिखाया जा सकता है, इट मे बी शोन कि उसमें कोई कंडीशन था या स्पेशल पर्पस था, तो जब तक वो स्पेशल पर्पस पूरा नहीं होगा आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोनों फालतू बात है रे, दोनों तुम लोग को पता है, टेंशन मत लो, याद नहीं करना, तुम लोग को दोनों पता है। ठीक है, ये नया है, यहाँ पे देखो हाईलाइट किए ना, क्योंकि ये नया है। अगर मानो हम चेक इशू कर दिए, अरे बहुत आदमी ऐसे करता है, अरे मेरा मानो तुम लोग को पढ़ाएं, ये है तुम और तुमको हम पढ़ाएं, ये है हम, ठीक है, हम तुम लोग को पढ़ाएं, बदले में तुम लोग मेरे को पैसा दिया चेक के तौर पे। ये वाला चेक लेके हम कहाँ गए? बैंक। बैंक वालों को बोले, बैंक वाला देखो ना, ये मेरे स्टूडेंट चेक दिया, पैसा दे दो ना। बैंक वाला बोला सर आपको बेवकूफ बना दिया, वो उसका अकाउंट में पैसा नहीं है। तो यहाँ पे तो तुम कितना बड़ा बदमाशी किया। लॉ बोलता है ऐसा आदमी लोग को छोड़ने का नहीं, खूब बैंड बजाना ऐसा आदमी लोग का। तो क्या होता है, सुनो ध्यान से, खाली चेक बोल रहे हैं हम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल रहे, सुन लो। अगर कोई चेक एक व्यक्ति बनाता है किसी अगले व्यक्ति को पे करने के लिए, अरे तुम चेक बनाया ना, चेक मेरे को पे करने के लिए बनाया ना, चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन फॉर पेमेंट टू अनदर पर्सन ना, ओके, क्यों? फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी। तुम्हारा चिंता था ना कि भैया को फीस देना, फीस को डिस्चार्ज करने के लिए तुम बनाया। एंड इट इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। बैंक क्या बोला कि सर आपको बेवकूफ बना दिया गया है ना, तो बोला गया क्यों क्यों बैंक वापस करेगा? तो बैंक हमको दो रीजन दे सकता है। पहला कि सर उसके अकाउंट में इतना रुपया ही नहीं है, तुम लोग मेरे को 1 लाख का चेक बना के दिया और तेरे अकाउंट में इतना रुपया ही नहीं था, तुम बेवकूफ बना दिया हमको। ठीक है, कंडीशन 1। कंडीशन 2, तेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया है, लेकिन तुम एसबीआई को बोल के रखा है कि एसबीआई सुनो मेरा बात, अगर कोई भी व्यक्ति आता है ना, उसको 50,000 से ज्यादा नहीं देने का। यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम जो चेक मेरे को बना के दिया, इट एक्सीड्स द अमाउंट। अरे तुम लोग कितना का परमिशन दिया अपना बैंक को, कितना का एग्रीमेंट हुआ है बैंक के साथ कि वो चेक क्लियर करे 50,000 का, और मेरे को तुम लाख रुपए का चेक बना के दे दिया। अरे तुम जानता है ना कि तुम अपना बैंक को ऑर्डर दे के रखा है कि 50 से ज्यादा का चेक मत देना, और तुम मेरे को लाख का चेक बना के दे दिया, मतलब तुम्हारे मन में पाप है। तो दो केस, तुम्हारा अकाउंट में पैसा है ही नहीं, इनसफिशिएंट बैलेंस इन अकाउंट, और दूसरा मोर देन अग्रीमेंट वाला अमाउंट, मोर देन एग्रीमेंट वाला अमाउंट। ये दो केस के कारण तुम्हारा जो चेक है वो बाउंस हो सकता है, वो डिसऑनर हो सकता है। तो अगर तुम चेक बनाता है पेमेंट के लिए कि तुम अपना चिंता को हटा दे, ऑब्लिगेशन को हटा दे, और वो चेक अनपेड रिटर्न हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर सच चेक एक्सीड द अमाउंट एज पर एग्रीमेंट, तो ये दो केसेस में बोला जाता है डिसऑनर हो गया। क्या बोला जाता है? डिसऑनर हो गया। और जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो भाई बताते क्या होता है, ऐसा नहीं हल्का में छोड़ देगा तुमको लोग। लेकिन हाँ, गिफ्ट डोनेशन में ये चीज नहीं लगता। तो याद रखना, अगर तुम मेरे को गिफ्ट दिया है
और तेरा चेक डिसऑनर हो गया तो तेरे पे ये पेनल्टी नहीं लगेगा। भैया पेनल्टी क्या है भैया? अरे सिंपल सा पेनल्टी है, ध्यान से सुनो। पेनल्टी है 2 साल तक का जेल या फिर ट्वाइस अमाउंट तक का, यानी कि मानो तुम 1 लाख का बात किया था ना, इसका 2 गुना, 2 लाख रुपया तक का पेनल्टी, या फिर बोथ। क्या बोले? 2 years imprisonment नॉट एक्सीडिंग 2 years, सॉरी, हाँ, विच में एक्सटेंड अप टू 2 year imprisonment, फिर फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर बोथ। ये सजा तुमको लगेगा। तो मेरे को फीस देने से पहले सोच लेना ये अकाउंट में पैसा है या फिर एग्रीमेंट है कि नहीं। सिंपल। अब बोला गया कि ये जो कहानी है ये लिखा गया है सेक्शन 138 में। तो बोला गया 138 अप्लाई नहीं करता है कब? बेसिकली दो बात बोलेंगे, 2-3 बात बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नया है, देखो हाईलाइट है ना, इतना कुछ नया है। एक चेक, तुम हमको जो चेक दिया ना, यहाँ पे तुम हमको चेक दिया था ना रे, ये देखो 1 लाख रुपया का, ये चेक मालूम है हमको कितने दिन में लेके जाना है बैंक तक? बैंक में 3 मंथ। अगर हम 3 महीना बाद लेकर चेक जा रहे हैं और चेक बाउंस भी हो जा रहा है ना, हम केस नहीं कर सकते हैं। मतलब भैया एक चेक का वैलिडिटी 3 मंथ होता है। हाँ, देखो वैलिडिटी चेक का 2 तरीके से होता है। एक तो तुम बोला कि भैया 1.5 महीना बाद जाके पैसा ले लीजिएगा, उसके बाद मत जाइए, तो 1.5 महीना चेक का वैलिडिटी। और तुम कुछ नहीं बोला तो मैक्सिमम एक चेक का वैलिडिटी क्या है? 3 मंथ। हम यहाँ पे पढ़ो, वैलिडिटी पीरियड इज 3 मंथ और विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 3 मंथ, या फिर तुम मेरे को कोई समय बोले तो वो विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो खाली बोल दिया कब तक जाना है। बेसिकली होता क्या है समझो, एक चेक ड्रॉ हुआ, ठीक है, तुम बैंक में गया उसको दिखाने के लिए और बैंक वाला उसको डिसऑनर कर दिया। अब ना 30 डेज में तुम हमको नोटिस भेजाएगा, मतलब हम तुम सॉरी तुम्हारा चेक डिसऑनर हुआ ना, हम कहें पाप पाले, तो हम तुमको नोटिस भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जो है ये तुम लोग है, तुम लोग को नोटिस भेजें कि ए बाबू तुम चेक दिया था डिसऑनर हो गया, विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर। फिर तुम जो है मेरे को रिप्लाई करेगा 15 दिन के अंदर। अरे मात्र 15 दिन में तुम मेरे को रिप्लाई करेगा पेमेंट भेज के कि सॉरी भैया हमको नहीं पता था बैंक में पैसा नहीं, पेमेंट भेजेगा। अगर तुम 15 दिन में ये कर दिया ना, 15 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम पर वो जो पेनल्टी था ना, क्या 2-2 वाला पेनल्टी, 2 साल का पेनल्टी और 2 गुना फाइन का पेनल्टी, वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर 15 दिन में तुम जवाब नहीं दिया तो बेटा तैयार रहो, 2-2 वाला पेनल्टी लग जाएगा। अरे जब हम 2-2 बोल रहे हैं ना, 2-2 देखो, 2-2 है ना, तो 2-2 वाला पेनल्टी लग जाएगा। तो क्या बोलता है देखो, एक बार रीड कर लेते ताकि घबराए ना एग्जाम में तुम लोग। नोटिस भेजना है, पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो डिमांड करेगा कि अरे वो तेरा चेक डिसऑनर हो गया है, पैसा भेज। कब? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन की चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। एंड अगर तुम 15 दिन में पेमेंट नहीं किया विद इन 15 डेज, तब जाके तुम पर पेनल्टी वगैरह लगता है। तो बेसिकली कितना दिन है अपने हाथ में? 45 दिन ऑफ डिसऑनर। हम तुम पर केस कब करेंगे, एफआईआर कब होगा? आफ्टर 45 डेज ऑफ डिसऑनर। कितना मस्त बात सीखे अपन। ओके, अच्छा लास्ट काम का बात पता है क्या इस वीडियो का? सिंपल सा बात है कि अगर तुम कोर्ट में गया और तुम बोल रहा है कि जज साहब मेरे को ना पता नहीं था कि मेरा अकाउंट में पैसा नहीं है, जज साहब सॉरी, बोलता है दिस इज नो एक्सक्यूज। सेक्शन 140 बोलता है सब फालतू वाला एक्सक्यूज मत लेके आना, डिफेंस मत लेकर आना किसी भी केस में, किसी भी प्रोसिक्यूशन में, कि मेरे को पता नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि मेरा अकाउंट में पैसा नहीं था। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी केस दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक में बी डिसऑनर्ड। ये फालतू बात मेरे सामने मत कर। इसी यही यही सारा बात है इस वीडियो में। अरे अपन कितना मस्त अपना सारा इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखे, चलो फटाफट बताओ, कि भैया बियरर और ऑर्डर वाला होता है। बियरर हल्का फुल्का एक डिलीवरी में आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर के लिए इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों चाहिए। उसके बाद हम लोग सीखे कि अगर क्या लीगल एयर जो है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग डिलीवरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, खाली 3 जन कर सकता है। एजेंट कर सकता है, क्लर्क कर सकता है, सर्वेंट कर सकता है, या फिर वो किसी को ऑथराइज करे तो वो कर सकता है। फिर अपन क्या सीखे हैं कि कोई कंडीशन अटैच्ड है ना, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉर वैल्यू है, भूल जाओ, कोई कंडीशन नहीं है, ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर बोला गया कि अगर 2 व्यक्ति का एक बैंक है तो हम फोन करेंगे बैंक वालों को, बोलेंगे पैसा ट्रांसफर कर दो, मानेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही ट्रांसफर हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखे डिलीवरी जरूरी है, 2 टाइप का होता है, एक्चुअल जिसमें फिजिकली होता है, कंस्ट्रक्टिव जिसमें अपने एजेंट क्लर्क वगैरह को देते हैं। उसके बाद अपन काम का बात में सीखे, अगर बैंक पे पैसा नहीं है,
गिफ्ट डोनेशन को छोड़ के अगर हम तुमको पैसा दिए, गिफ्ट या डोनेशन नहीं, और कोई पैसा दिए और तेरा चेक बाउंस हो गया, चेक 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 बाउंस हो गया, ठीक है, दो रीजन के कारण, बैलेंस इनसफिशिएंट था या फिर मेरा बैंक के साथ एग्रीमेंट ही कम अमाउंट का था, उस केस में तुम पे दो दो वाला पेनल्टी लगेगा, 2 साल तक का जेल या फिर 2 गुना अमाउंट का फाइन या फिर बोथ। हाँ, इसके लिए समझो कि तुमको चेक जो है विद इन 3 मंथ लेके जाना है, अगर कम टाइम का बात था तो कम टाइम में ही लेकर जाना है, एंड जो भी करना है पहले 30 डेज का नोटिस दे देना, 15 दिन का वेट करना है कि तुमको पैसा मिल जाए, नहीं मिला तो फिर केस करना। तो बेसिकली अपने पास 45 दिन है केस करने के लिए, और उसके बाद आगे वो रोएगा कि सर मेरे को नहीं पता था कि डिसऑनर होने वाला, तो ये फालतू बातें सेक्शन 140 में तो बोलने ही मना करती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।